we are doing questions of pre-medical tests which were asked all around the country in year 2015 in the examination NEET. So our today's topic is electromagnetic induction, and see the first question of electromagnetic induction. The first question says the self-induction of a coil having 500 turns is 50 millihenry. L 50 millihenry. The magnetic flux through the cross-section area of the coil, while current through it is 8 milliampere. Current 8 milliampere is found to be so much Weber. What is asked from us? The magnetic flux. This is our question. The magnetic flux through the area. Okay. Now, what are the quantities involved? Magnetic flux, we write it phi, L, and current. It's a very simple preliminary question. You must remember the formula for magnetic flux. And the formula for magnetic flux, in the very first lesson we study phi is proportionate to current. More is the current in the coil, more is the magnetic flux. And when we make it equal, then phi is equal to Li. This is what you have studied, and this is a constant which is known as coefficient of self-inductance. Coefficient of self-inductance. This is the relation we all have done as a first formula of this chapter. Now in this, these are the three quantities and these are the three quantities. That's all. So phi is equal to, L has a value of 50. Now this is milli. So we write it 10 to the power minus 3 Henry multiplied by current. Current is again 8 into milli, 10 to the power minus 3 ampere. That is SI system. Okay, so this comes to be 8 5s are 400 into 10 to the power minus 6. So this is 400 वेबर. और अब हम इसके यहाँ क्वेश्चन देखते हैं. अगर यहाँ पर किससे मैच करना है तो इसमें 10 टू द पावर माइनस 6 नहीं है, 10 टू द पावर माइनस 4 है. तो हम उसको देखते हैं. अगर हम इसको 4 करेंगे, इसको हम कौन कौन से डिफरेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं ये भी हमको आना चाहिए. तो ये कौन सा फॉर्मेट है? ये है माइक्रो. तो देखिए एक तरीका है 400 माइक्रो वेबर. फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर. ओके. दूसरा तरीका, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना बचेगा? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ये हमारा फिजिक्स में लिखने का तरीका है. यूनिटरी नंबर एंड ऑर्डर ऑफ द नंबर. दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वेबर. ओके. और भी तरीके हो सकते हैं. हम ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं. और इसको जब आप मिलाएंगे तो आपको ये वाला फॉर्मेट एक मिला हुआ यहाँ पर दिखता है. दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए. सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. सो ये एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला था. जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना शुरू किया और उसमें सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, तो सेल्फ इंडक्टेंस में सबसे पहली चीज़ क्या आई थी कि किसी भी इंडक्टर में जब करंट आई फ्लो होती है तो उसी के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो जाता है? L इंटू आई, वेयर L इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. उसी से ये क्वेश्चन बना है. थैंक यू. एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखिए. ये हमें पूछते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स लिंक्ड with the coil rotating in a uniform magnetic field and induced EMF produced. Flux, the phase difference क्या निकालना है हमको?
फेज डिफरेंस, किस किस के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है? तो दो क्वांटिटीज के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है. नंबर वन इज फ्लक्स लिंक्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, flux linked and EMF induced. इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है. अब इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है ये हमको एक नज़र देखने से समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम इस मीनिंग को क्लियर करना चाहते हैं. देखिए, हमारे पास एक कॉइल है और ये कॉइल ऐसे रोटेट हो रही है. ओके, इसमें फ्लक्स इधर से लिंक है. अभी इसमें फ्लक्स मैक्सिमम है, अभी इसमें फ्लक्स मिनिमम है. अब दूसरा क्वेश्चन, जब ये ऐसे लगातार घूम रही है तो इसका ईएमएफ कैसे चेंज हो रहा है? तो आंसर है इसका ईएमएफ ऐसे चेंज हो रहा है, मिनिमम जीरो ईएमएफ एंड दिस इज ई मैक्स, मैक्सिमम ईएमएफ, इस तरह से चेंज होता है. ओके, अब क्वेश्चन, जिस समय इसके साथ मैक्सिमम फ्लक्स जुड़ा हुआ है, ये लिंक, इस समय इस कॉइल का ईएमएफ जीरो है या मैक्सिमम है? अभी कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ है? जीरो, क्योंकि सारा फ्लक्स ऐसे निकल जा रहा है, इसके साथ लिंक नहीं हुआ. अब इसका ईएमएफ कितना है कॉइल का? जीरो की मैक्सिमम. अब फ्लक्स इसके साथ पूरा जुड़ा हुआ है और जब फ्लक्स पूरा जुड़ता है, मैक्सिमम फ्लक्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ईएमएफ मैक्सिमम है या नहीं है? अगर ईएमएफ मैक्सिमम फ्लक्स के साथ ईएमएफ मैक्सिमम है तो हम ये कहेंगे कि दोनों इन फेज चल रहे हैं, दोनों का फेज एक समान है. लेकिन अगर पहले फेज को लिंक करेंगे, अभी फेस इसके साथ पूरा है और ईएमएफ जीरो है. अब फेस जीरो हो गया लेकिन ईएमएफ फुल आ गया. तो पहले कौन आया था? फेस. फिर कौन आया? ईएमएफ. तो दोनों आगे पीछे हो गए और ये 90 डिग्री का फेस डिफरेंस. हमने इसके घूमने की पोजीशन पहले लेसन में चेक की हुई है. किस तरह से? जब हमने एसी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उस समय एक चीज़ पढ़ी थी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पर ये हमने कॉइल लगाई और ये यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर है. तो ईएमएफ का क्या रिलेशन होता है? ईएमएफ इज, फाई का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, दिस इज बी ए cos theta. Theta. What is cos theta? Theta is angle between vector B and vector A. This is theta. और हमको मालूम है कि अगर ये कॉइल ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है तो 1 सेकंड में ओमेगा, 2 सेकंड में 2 ओमेगा, टी सेकंड में कितना घूमेगी? ओमेगा टी. और इसको हमने क्या बोला? एंगल थीटा. तो थीटा हमेशा किसके बराबर लेना है? ओमेगा टी. सो दिस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बी ए कॉस ओमेगा टी. ये तो फाई का किसी भी टाइम पर फेस ओमेगा टी है. अब इससे ईएमएफ कितना बनता है? तो ईएमएफ हम कैसे बनाते हैं? ईएमएफ का फाई से क्या रिलेशन है? आंसर है ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए cos omega t. This is equal to, now cos omega t we can convert to sine. Okay, so sorry, first differentiate. When we differentiate, what is the differentiation of cos omega t? b not changing, area not changing, तो ये दोनों कांस्टेंट ऐसे ही बाहर आ जाएंगे और d बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी का होगा, दैट इज साइन ओमेगा टी.
साइन ओमेगा टी कैसा, नेगेटिव। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, दैट इज ओमेगा, ये सामने का साइन। इसको सिंप्लीफाई करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस मल्टी होके प्लस हो गया। सो दिस इज बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अब यहां पर फंक्शन है कॉस और यहां है साइन। हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि टी टाइम में दोनों में फेज डिफरेंस कितना है। तो फेज डिफरेंस के लिए दोनों एक जैसे फंक्शन होने चाहिए, या तो दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो। तो यहां पर हम इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी ए ओमेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ओके, अब इन दोनों को देखिए। सो कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ए ओमेगा, ई इज इक्वल टू ई एम एफ इज इक्वल टू, ओके ऐसा ही लिख लीजिए, ई इज इक्वल टू बी ए ओमेगा और कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा दोनों की वैल्यू एक ही होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी को ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, बिकॉज वी नो द रिलेशन cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये उससे हमने क्या बना दिया, दिस ई एम एफ इज इक्वल टू बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब कंपेयर करिए इस इक्वेशन को फाई के इक्वेशन से, बी ए पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज कॉस ओमेगा टी एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब है कि ये इससे ई एम एफ फाई से, ये कौन है फाई, फाई से ई एम एफ पाई बाई 2 फेज पीछे है। सो देयर इज ए फेज डिफरेंस omega t minus pi by 2, there is a phase difference is equal to pi by 2, and that will be our option. And this is, you can see the option here is pi by 2, that is option number A. So this is our correct option for this question. Thank you. Now we go to the next question. See the next question. A rectangular copper coil is placed in a uniform magnetic field of induction 40 milli Tesla. ये हमको क्या दिया गया है, B is equal to 40 milli Tesla. Okay. With its plane perpendicular to the field. ये plane perpendicular to the field. ये फील्ड है B और ये इसका प्लेन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। अगर इसका प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया वेक्टर भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये एरिया वेक्टर। तो अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन का ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर, और ये प्लेन को कैसा रखा है, परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो हमने इस प्लेन को ऐसे रखा तो एरिया वेक्टर भी ऐसे आता है। तो B वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया, 0। थीटा बिटवीन B एंड A इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द कॉइल इज श्रिंकिंग एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये जो एरिया है ये एरिया छोटे होते जाता है। देयर इज ए
चेंज इन द एरिया, और चेंज इन द एरिया के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या एक्सप्रेशन है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज किसका, एरिया का, इसलिए हमने क्या लिखा, डी बाई डी टी ऑफ ए, ये हमको दिया गया है, एंड दिस इज 0.5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ये डी आई बाई डी टी हमको दिया गया है, थीटा हमको दिया गया है, बी की वैल्यू दी गई है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही क्यों, तो आंसर है फैराडे लॉ सेज दैट इन ए कॉइल ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डी फाई बाई डी टी इफ देर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का कैलकुलेशन क्या है, B इंटू ए बाई डी टी। अगर इसमें चेंज होता है, किस में, तो आंसर है आइदर ऑफ द टू। सिर्फ B में होगा जरूरी नहीं है, अगर B में चेंज होगा, एरिया कांस्टेंट है, तब भी फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और अगर B कांस्टेंट है और एरिया में चेंज हो रहा है, तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमको क्या दिया, एरिया चेंज हो रहा है। दूसरे क्वेश्चंस में क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जब कॉइल ऐसे घूमती है तो थीटा चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो हमारा फाई का फुल फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा। अब हमने ये लेसन पढ़ा है दैट ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय आइदर चेंजिंग बी और चेंजिंग ए और चेंजिंग थीटा। तो तीनों में से कोई भी न्यूमेरिकल हमको आ सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, एरिया चेंज हो रहा है, तो अब ये ईएमएफ कितना होगा, दिस इज माइनस बी चेंज नहीं हो रहा, तो बी को तो हम वैसे ही लिख लेंगे, एरिया डी ए बाई डी टी और कॉस व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 0 एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। So this is minus B dA by dt. ओके, अब वैल्यू लिखते हैं। देखिए B की वैल्यू कितनी है, 40 मिली के लिए हमने लिखा 10 to the power -3, और उसके बाद है dA। ओके, डी ए बाई डी टी, ये सॉरी ये किसकी वैल्यू है, बी की। अब डी ए बाई डी टी की वैल्यू ये रही मल्टीप्लाइड बाय 0.5। 0.5 क्या होता है, 5 इंटू 10 to the power -1। और अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 40 इंटू 5 200 इंटू 10 to the power -3 एंड -1 -4। ये क्या है, ईएमएफ, तो ये क्या हुआ, वोल्ट। हम चाहें तो इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ है कि इस तरफ है, सो दैट हार्डली मैटर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 10 to the power -4। अगर हम मिली वोल्ट में इसको लिखना चाहें 10 to the power -3 को, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 20 मिली वोल्ट। मिली मतलब क्या होता है, 10 to the power -3। सो अब आप इसमें देखिए 20 आपका ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें हमको क्या याद रखना है कि डी फाई डी टी में से बी भी चेंज हो सकता है, ओमेगा भी चेंज हो सकता है, थीटा, और ए भी चेंज हो सकता है। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमको डी ए बाई डी टी दिया है, तो हम बाकी सबको कांस्टेंट करके डी ए बाई डी टी की वैल्यू रखते हैं, एंड वी गेट द आंसर लाइक दिस। थैंक यू। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन सेट अप करंट लूप इन नियर बाई मेटल बॉडी। ये एक मेटल बॉडी है और ये दिस इज मेटल। यहाँ पर हमने क्या किया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेट रखा है नॉर्थ साउथ, और इसको इसकी तरफ लाते,
और हमसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर, मेटल बॉडी के अंदर करंट लूप जो स्टार्ट हुए हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है। सो यू हैव डन इट वेरी वेल, और इसका नाम हम सबको याद है, दिस इज नोन एज एडी करंट। तो बाकी जो इसमें नाम दिए हैं, अगर आपको उसकी सब की डेफिनेशन याद है कि वो कब कब पैदा होते हैं, कौन कौन है बाकी सब, तो दैट इज फ्लक्स करंट, अल्टरनेटिंग करंट, लीकिंग करंट, वाटरलेस करंट। कुछ नाम हमको मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टडी पक्की है तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से मेटल में, अगर ये मेटल है तो मेटल में हमेशा जो करंट पैदा होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एडीज, एंड दिस इज नोन एज एडी करंट। So our right options will be option number A, that is eddy current. So this is the answer for it. Thank you. A rod of 10 centimeter length is moving perpendicular to uniform magnetic field. ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है और आप सब ने इसकी प्रैक्टिस की हुई है। ये एक रॉड है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, and it is moving perpendicular to uniform magnetic field. If the acceleration of the rod, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यानी कैसा है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, रॉड ऐसा, दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। सो ए रॉड इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, this magnetic field B has certain value, and this B is given to us as 5 into 10 to the power minus 4 SI system Weber per meter square. ठीक है? Now, if the acceleration of the rod is 5 meter per second square acceleration, then rate of increase of induced EMF, ये नीचे गिर रहा है और इसके पास एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन कितना है? दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर गिर रहा है, उधर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, दैट इज इमटेरियल। व्हाट इज मैटरिंग, व्हाट इज मैटर टू अस इज दैट B is in this direction, length is in this direction, and the motion is in this direction. That means all three are perpendicular to each other. If they are perpendicular to each other, then an EMF will be induced across the two ends of this rod. That is motional EMF. Motional EMF. ये जो मोशनल EMF है E, ये किसके बराबर होता है? आंसर है BLV। ये अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो EMF भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म। ओके, अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो EMF में भी क्या होगा? EMF भी चेंज होगा। तो अब इन्होंने हमको क्या पूछा है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस्ड EMF, यानी EMF में जो चेंज हो रहा है वो हमको निकालना है। तो EMF में चेंज कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF is dE by dt. This is equal to d by dt of BLV, out of which B and L are not changing. What is changing is velocity V, and d by dt of V is acceleration. So this is BL into acceleration. This gives what? Rate of change of EMF, जो हमसे पूछा जा रहा है, और इन तीनों की वैल्यू हमको दी है। ओके, नोट करते हैं। B is equal to 5 into 10 to the power minus 4 SI unit multiplied by length 10 centimeter. This is equal to
10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2 मीटर बन गया SI यूनिट। उसके बाद A एक्सेलरेशन, acceleration is given 5 meter per second square. This is SI unit, so we have to write it 5. This is rate of change of EMF. This is our answer. So now you see it, 5 5s are 25 and into 10 250 into 10 to the power -6। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF। रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF क्या आप इसका यूनिट बना सकते हैं? इट्स वेरी क्लियर, वोल्ट पर सेकेंड। अब इसको हमारे जो गिवन आंसर्स हैं उनसे हम मिलाते हैं, क्या हमारा फॉर्मेट वैसा ही आया है? तो इसमें जो भी गिवन आंसर्स हैं सब में 10 की पावर -4 है, तो अगर ये 10 की पावर -4 है तो हम भी कर लेते हैं इसको। सो दिस विल बी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट पर सेकेंड, और ये हमें मिलता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट पर सेकेंड। तो देखिए हमारा नॉलेज पहला क्या है? EMF BLV होता है, लेकिन हमको दिया क्या गया है? एक्सेलरेशन, और पूछा क्या गया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF। तो जब भी रेट ऑफ चेंज ये शब्द आएगा तो हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d/dt। तो d/dt इधर भी किया इधर भी किया, और ये d/dt वेलोसिटी का क्या होता है? एक्सेलरेशन, और ये इसलिए आया, ये हमको वैल्यू दी है, सिंपल, इसकी वैल्यू रखी हमने और वी गॉट द आंसर। Thank you. Okay, let's read the next question. It says the identical loops of copper and aluminium are moving. Copper and aluminium are moving with the same speed in a magnetic field. Which of the following statement is true? और ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए। तो पहले क्या हो रहा है उसको इमेजिन करिए। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर हमने एक लूप रखा और इस लूप को रोटेट कर दिया, इस लूप को रोटेट किया अबाउट इट्स एक्सिस। ये इसकी एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर दिया इन एनी डायरेक्शन। तो इसके दोनों एंड्स में एक EMF पैदा होगा। ये हमने पढ़ा है, जगह जगह पढ़ा है, जब भी हम कॉइल को रोटेट करेंगे जनरेटर में। ओके, ये जो EMF यहाँ पर इंड्यूस्ड होगा, इस EMF को हमने चेक किया, इसके साथ एक इसको करंट फ्लो कराने के लिए इस दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया कोई भी रेसिस्टेंस लगा के, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। सो EMF E इज इंड्यूस्ड, करंट I इज फ्लोइंग। एक बार हमने यहाँ कॉपर लगाया और दूसरी बार यहाँ पर एल्यूमिनियम लगाया। तो इन चारों स्टेटमेंट में कौन सी सिचुएशन ठीक है? अब देखते जाइए। इंड्यूस्ड EMF एंड करंट आर सेम, EMF remain same, current change, EMF change but current remain same, and EMF and will be more in aluminium loop। तो यानी हमेशा किसके लिए बात की गई है? या तो हम EMF के लिए पूछ रहे हैं या करंट के लिए पूछ रहे हैं। तो इन दोनों को ही हम निकालते हैं कि कॉपर में कितना और एल्यूमिनियम में कितना। देखिए किस चीज़ का इसमें डिफरेंस आएगा। तो जब हम इसको ऐसा घुमाते हैं तो इसमें एक EMF पैदा होता है, उस EMF की क्वांटिटी कितनी होती है? तो आंसर है दैट EMF इज इक्वल टू, वी नो दैट इट इज MVA sin theta or sin omega t. This is our relation of EMF. Okay. अब
राइट। अब हम पहले चेक करते हैं, ये ईएमएफ पैदा हुआ, अब हमने ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया और इसके कारण सर्किट कंप्लीट हुआ और इसमें करंट फ्लो होनी शुरू हो गई। तो करंट कितनी होती है? तो करंट होती है E/R। ये करंट है, दिस इज ईएमएफ एंड दिस इज करंट। अब देखिए एल्यूमिनियम और कॉपर में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? तो आंसर है एल्यूमिनियम और कॉपर में कंडक्टिविटी का डिफरेंस है, दैट मीन्स रेसिस्टिविटी का डिफरेंस है, दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। तो किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है? तो आंसर है एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है और कॉपर का रेसिस्टेंस कम होता है। अब पहले चेक करते हैं ईएमएफ। ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में एक जैसी हैं। मैं यहाँ दूसरा भी बना देता हूँ तो कंपेयर करने में आसान होगा। ये एक हमने बनाया कॉपर और एक हमने बनाया एल्यूमिनियम, दोनों को घुमा रहे हैं और दोनों की स्पीड एक जैसी है। अगर दोनों की स्पीड एक जैसी है तो साइन ओमेगा टी और ये ओमेगा दोनों का कैसा है? एक समान, नो चेंज। ओके, उसके बाद ये साइन ओमेगा टी की भी हमको ज़रूरत नहीं है, वी कैन गो फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, दैट इज़ ई नॉट, और ई नॉट किसके बराबर होता है? NBA ओमेगा। ओके, तो ये जो मैक्सिमम ईएमएफ बनाएगा उसमें कौन कौन है? NBA ओमेगा। ओमेगा दोनों का बराबर है, एक ही स्पीड से घुमा रहे, एरिया दोनों का बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है और नंबर ऑफ टर्न्स भी दोनों में सेम है। तो अगर ये चारों क्वांटिटी सेम हैं तो ईएमएफ भी कैसा हुआ? सेम। तो E फॉर कॉपर एंड E फॉर एल्यूमिनियम, ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल, कम ज़्यादा नहीं है। उसके बाद करंट देखिए, करंट में E/R, E/R में E दोनों में कांस्टेंट है, तो करंट फॉर कॉपर इज इक्वल टू E/ रेसिस्टेंस फॉर कॉपर, और करंट फॉर एल्यूमिनियम इज E/ करंट फॉर एल्यूमिनियम, सॉरी रेसिस्टेंस फॉर एल्यूमिनियम। अब हमको मालूम है रेसिस्टेंस फॉर एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, दिस इज ए लार्जर क्वांटिटी, देयरफॉर दिस I विल बी ए स्मॉलर क्वांटिटी, सो करंट फॉर एल्यूमिनियम विल बी लेस देन करंट फॉर कॉपर, और करंट फॉर कॉपर will be more than current for aluminium। ये होगा। अब इसके सारे ऑप्शन हम चेक करते हैं और इन ऑप्शन में से आप एप्रोप्रिएट देखिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ रिमेन सेम, करंट चेंज इन बोथ द लूप्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट आर सेम, पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ रिमेन सेम, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट चेंजेस इन बोथ लूप्स, ये करेक्ट है। इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज बट इंड्यूस्ड रिमेन करंट सेम, ये गलत है क्योंकि ईएमएफ सेम रहता है। और चौथा इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मोर इन एल्यूमिनियम लूप, ये भी गलत क्योंकि दोनों के ईएमएफ समान रहते। तो सिर्फ करेक्ट वाला कौन सा ऑप्शन मिला था? नंबर बी, विच हैज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम, इंड्यूस्ड करंट चेंज इन बोथ द लूप्स, दोनों में डिफरेंट होगी क्योंकि एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस ज़्यादा तो उसकी करंट कम हो जाएगी। सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ई सेम करंट डिफरेंट। ओके, सो दिस इज हाउ वी मेक इट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, read this question. It is a very common situation. ये कौन सी सिचुएशन है देखिए, दिस इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में ईएमएफ कितना होता है? BLV। व्हाट इज B? मैग्नेटिक फील्ड इन विच दिस कंडक्टर इज मूविंग। नेसेसरी कंडीशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, लेंथ
एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसमें एक ईएमएफ पैदा होता है और वो ईएमएफ कितना होता है, BLV। तो इन तीनों की वैल्यू हम इसमें से देख के रख देते हैं। ए स्ट्रेट कंडक्टर 0.1 मीटर लॉन्ग, 0.1 मीटर, ओके, मूव्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला, L 0.1 मीटर। SI सिस्टम में तो यूनिट नहीं लिखते, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एंड द वेलोसिटी इज गिवन टू अस 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड इज अगेन SI system unit, so we keep it like this. So how much is EMF induced? और अब आप इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे and you will see this is 0.15. 0.15 volt, and that is option number 0.15 volt, and this is option number B. This is the right answer. Thank you. So now we go to the next question. See the next question. A transformer is used to light 100 watt 110 volt lamp. लैम्प का स्पेसिफिकेशन हमको क्या दिया है, पावर 100 वाट, वोल्टेज 110 वोल्ट, ओके। और लैम्प फ्रॉम 220 वोल्ट मेन्स, घर की मेन सप्लाई, घर में जो मेन सप्लाई आ रही है वो कितनी दी गई है, 220 वोल्ट, ओके। अब उसके बाद है इफ द मेन करंट इज 0.5 एम्पियर, मेन करंट 0.5 एम्पियर, देन द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, हमको ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी चाहिए, ओके। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, जो निकालना है उसका फॉर्मूला पहले याद करिए, फिर देखिए वो क्वांटिटीज आपको दी गई हैं, अगर नहीं दी गई हैं तो कहीं से निकालेंगे उसको। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ईटा, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ईटा इज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अगर फ्रैक्शन में है तो इतना ही लेंगे और परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, और इसमें हमको परसेंटेज में दिया है तो ठीक है, हम भी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ओके। तो ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब इसमें आउटपुट पावर कितनी है, इस लैंप को इसने जलाया कितने का, 100 वाट का, तो आउटपुट पावर कितनी हो गई, 100 वाट, गुड। इनपुट पावर, अब इनपुट पावर इन्होंने नहीं दी है तो हमको पावर का फॉर्मूला याद करना है। पावर का, वर्चुअल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी करंट हमारे मीटर में से जाएगी जितनी वोल्टेज पे, तो V इंटू आई इज वर्चुअल पावर, इनपुट पावर। इससे कैलकुलेट करते हैं V वोल्टेज इंटू करंट, तो हम कितने वोल्टेज मेन से लगाया हमने, 220, और मेन में करंट कितनी है, 0.5, 0.5 ये। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया एंड वी गेट इट 100 अपॉन 110, 100 अपॉन 110 इंटू 100, ओके। तो ये डिवाइड कर दीजिए एंड दिस कम्स टू बी, ये करके इसको सामने से मिलाइए एंड दिस इज 11 9s are 99 approximately, so 9 into 10 90%। तो
तो इसकी एफिशिएंसी 90% और ये हमको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए, वो फॉर्मूला कहाँ है जो इनपुट के नंबर ऑफ कॉइल्स और आउटपुट की नंबर ऑफ कॉइल्स में हम एक रिलेशन लेते हैं, और उसमें क्या देता है, ई प्राइमरी ई सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो ये फॉर्मूला इसमें नहीं यूज किया। तो जहां हम शब्द देखेंगे ट्रांसफार्मर, सबसे पहले हमारे दिमाग में वो फॉर्मूला आता है, प्राइमरी सेकेंडरी, और हम उसको ढूंढने लगते हैं, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ इन्होंने किसके बारे में बात की है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद करना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100%। और किसकी बात करनी है, आउटपुट, इनपुट, ईएमएफ, करंट या पावर। तो आंसर है कि एफिशिएंसी में पावर का रेशियो देखा जाता है, ईएमएफ और करंट का नहीं। तो इसीलिए एफिशिएंसी किससे लेनी है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और पावर क्या होती है, ई इंटू आई। लेकिन अगर हमको पावर दी है तो हमको ई इंटू आई करने की जरूरत नहीं है। फिर से बल्ब जल रहा है, हम इधर से सप्लाई दे रहे हैं, तो इनपुट कौन, आउटपुट कौन, आउटपुट बल्ब है और इनपुट जो हमने सप्लाई लगाई। इसलिए आउटपुट में हमने बल्ब की पावर रखी है और बल्ब 100 वाट का है, तो ये उसकी पावर। इनपुट में हमको पावर दी नहीं गई है लेकिन वोल्टेज और करंट दी है, तो हमने वो फॉर्मूला यूज कर लिया, वोल्टेज इनटू करंट, ये इनपुट, एंड यू गॉट इट दिस वे। थैंक यू। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट when a battery of EMF 6 volt is connected in series with an inductor and a resistance। तो एक इंडक्टर है हमारे पास और एक रेसिस्टेंस है, और इन दोनों के साथ सीरीज में हमने एक बैटरी को जोड़ दिया, और तीनों के स्पेसिफिकेशन हमको दिए गए हैं। दिस इज 6 वोल्ट बैटरी, दिस इज L एंड दिस इज R। Okay, now the initial rate of increase of current हमको बतानी है। initial rate of increase of current, मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे, rate of increase of current को, आंसर है rate of change of current, rate of increase of current। इसे हमें लिखना है di by dt। ये हमें चाहिए। ओके, अगर हमें di by dt चाहिए तो कहीं ना कहीं लाएंगे इसको, ठीक है। तो di by dt कहाँ आता है, द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड और इंड्यूस्ड अक्रॉस एन इंडक्टर। एक इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनता है, आंसर L इंटू डी आई बाई डी टी। ये हमें याद आना चाहिए इस मौके पे कि डी आई बाई डी टी और ई एम एफ इंड्यूस्ड, इसका एक रिलेशन हमको याद है, L डी आई बाई डी टी। ओके, तो यहाँ पर वो वोल्टेज यहाँ आएगा, जब इसमें से करंट फ्लो होगी ऐसे, तो यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो आंसर है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I इंटू R। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाते हैं। किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो वो भी कौन सा, दैट इज लूप लॉ। यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस 6, यहां जाइए, ये कितना हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो ये होगा निगेटिव माइनस I इंटू आर, I इंटू आर। ओके, फिर यहां गए तो यहां वोल्टेज हमको फिर उल्टा मिलता है, कितना, माइनस L डी आई बाई डी टी। इस तरह से ये हमने लिया। ओके, ये जब ऐसे करंट जाएगी
तो राइट, इसमें माइनस एल डी आई बाई डी टी पैदा हुआ, इसमें आई इंटू आर पैदा हुआ, लेकिन डायरेक्शन इधर है, हमारी कैलकुलेशन इधर से है। तो ये हमारा इक्वेशन बना, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है रेट ऑफ इंक्रीज, ये तो हमने निकालना है, ये हमको 6 वोल्ट दिया है, और ये अब इसमें हमको वैल्यूज निकालनी है आई इंटू आर। अब हमको आई नहीं मालूम है, आई हमको नहीं मालूम है, अदरवाइज आर हमें पता है, डी आई बाई डी टी तो हमने निकालना है, एल भी हमको मालूम है, ये वोल्टेज ऑफ बैटरी ये भी हमको मालूम है। इसके कारण ये हमको नहीं मालूम। क्वेश्चन को पढ़िए, फिर से पढ़िए, कोई लिंक है आई का? एक शब्द पर ध्यान दीजिए, और वो शब्द है इस क्वेश्चन का इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज। इनिशियल क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास एक करंट ऐसी है, ये करंट लगातार चेंज हो रही है, तो बताइए इनिशियल करंट कितनी है? यस, 0। तो जब भी शब्द इनिशियल आता है तो हम समझ जाएंगे करंट कितनी लेनी है, 0। जैसे एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, तो इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी लेते? 0। इसी तरह से द करंट स्टार्ट राइजिंग, तो इनिशियल करंट क्या है? 0। इसलिए I की वैल्यू क्या लेंगे? 0। और अगर ये 0 लेंगे तो ये क्या हो गया? 0। सो दिस इज 6 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ट्रांसफर करिए, L डी आई बाई डी टी, और अब L की वैल्यू रखिए। L की वैल्यू कितनी हमको दी गई है? L की वैल्यू, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? यस, 2 हेनरी, L is equal to 2 Henry, 2 into di by dt, L is equal to 2. Okay, so 2 को इधर ले आइए, so di by dt is equal to 6 divided by 2, that is 3. इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट, 3 एम्पियर पर सेकेंड, और ये हम देख रहे हैं इनमें चॉइस नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर। सो दीज वेयर दी सम क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन which were asked in 2015 NEET examinations. Thank you.